पिछली क्लास में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सेक्शन 58, 59 दोनों समझा दिया था। अब आज की क्लास में देखना है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रेशन अगर आज की क्लास में देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69, इसके कहीं कोने पे लिख लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। डिसेबिलिटीज़ या इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन है फर्म का तो क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहला इफ़ेक्ट, ए नॉन रजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट sue its partners। नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स अपने पार्टनर पे केस नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा, पार्टनर्स ऑफ अ नॉन रजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट sue to firm। नॉन रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स भी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते, यानी एक दूसरे के ऊपर केस नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट, ए पार्टनर और एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट sue टू थर्ड पार्टी। एक पार्टनर है एक पार्टनर है या फिर अनरजिस्टर्ड फर्म है, किसी थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकते। अगला, थर्ड पार्टी कैन sue द पार्टनर और अनरजिस्टर्ड फर्म। थर्ड पार्टी जो है वो केस कर सकता है अनरजिस्टर्ड फर्म पे या पार्टनर्स पे। देखा लापरवाही का नतीजा, रजिस्ट्रेशन ना करवाने का नतीजा। कंपल्सरी नहीं है बट जरूरी है। देखो कुछ नोट वोट देख लेते हैं। एन अनरजिस्टर्ड फर्म, ऐसे बन, कैन नॉट क्लेम for set off।
एक अनरजिस्टर्ड फर्म कभी भी क्लेम के लिए सेट ऑफ के लिए क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, सेट ऑफ के लिए कभी भी कोई क्लेम नहीं आ सकता। क्या सेट ऑन के लिए आ सकता है? आ सकता है। सेट ऑन कोई वर्ड ही नहीं है। हमें देना पड़ेगा क्लेम, वो मुझे लगा सेट ऑफ। सेट ऑफ ही वर्ड है, सेट ऑन कोई वर्ड ही नहीं है। इसका मुझे सेट ऑफ का मतलब होता है, ये तो पता है ना, हिसाब किताब बैलेंस करना। आपस में हिसाब बैठ के कर रहे हैं। अगला आ जाता है आपके नाम पे नोटिस। क्या है ये? नहीं पता पब्लिक नोटिस क्या होता है? पता है सर। पब्लिक नोटिस देखते हैं ज़रा, छोटी इसकी जो है एक्सप्लेनेशन है, बस ज़्यादा नहीं है। पब्लिक नोटिस क्या है? नोटिस टू बी गिवन इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, नोटिस क्या है? इंफॉर्मेशन जो कहाँ देनी है? न्यूज़पेपर में देनी है। इससे होता क्या है? के इफ़ेक्ट्स, बारे में इसके इफ़ेक्ट्स देखें ज़रा। तो पहली बात, नोटिस से होगा क्या? लाइबिलिटीज़ कम्स टू एन एंड। पार्टनर के अपनी लाइबिलिटियाँ एंड हो जाती हैं पब्लिक नोटिस देने से। तुमने देखा एडमिशन में, नहीं रिटायरमेंट में, डेथ में, सब में देखा ना ये बात। फ्रॉम द डेट, किस तारीख को एंड होगी लाइबिलिटी? फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर का रिटायरमेंट जिस तारीख को हो रहा है उसी दिन से लाइबिलिटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कुछ इम्पोर्टेंट बात, द लाइबिलिटीज़ ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर कंटिन्यूज कब तक कंटिन्यू रहता है एक पार्टनर की लाइबिलिटी? ये बात पीछे डिस्कस हो चुका है। अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। याद आ रहा है? यस सर। जिस दिन तो लाइबिलिटीज कम्स टू एन एंड। ये हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। तो दूसरा पब्लिक नोटिस का दूसरा जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो है एक्सपल्शन पर। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर का एक्सपल्शन मतलब बाहर निकाल देना पार्टनर को। अब कई बार होता है कि पार्टनर आपस पार्टनरशिप तो कर रहे हैं, कोई एक पार्टनर का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, कुछ बात हो गई, उसे निकाल दिया बाहर बाकी पार्टनरों ने मिलके। तो इसी को कहते हैं एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। अगर एक्सपल्शन किया जा रहा है तो इसे भी पब्लिक नोटिस के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, तो ये है, आगे देखते हैं। लाइबिलिटी ऑफ एन एक्सपील्ड पार्टनर एंड्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। जिस दिन पब्लिक नोटिस दे दिया उसी दिन लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है एक्सपील्ड पार्टनर की। हो गया दूसरा। अगला पब्लिक इफेक्ट देखेंगे तो अगला पब्लिक इफेक्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पर। पब्लिक नोटिस तब जब डिसोल्यूशन किया जा रहा है तो उस वक्त पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये भी वही है, लाइबिलिटीज एंड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। जिस दिन पब्लिक नोटिस दिया गया उसी दिन के बाद से पार्टनर्स की अपनी लाइबिलिटी ख़त्म, है ना? पार्टनर की भी और फर्म की भी।
बिना पब्लिक नोटिस दिए लायबिलिटी जिंदा रहती है, याद रहेगा। तो आगे अगला देखें, तो अगला माइनर पार्टनर के लिए, माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ फर्म। फर्म के बेनिफिट के लिए एक माइनर एडमिट हुआ है, ठीक है। वो जब एडमिट हुआ था तब वो तो केवल प्रॉफिट के लिए आया था, लेकिन अब ये वो टाइम है जब एक माइनर मेजर हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, तब उससे पूछा जाएगा कि तुम पार्टनर बनना चाहते हो, आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो कि नहीं। अगर वो पब्लिक नोटिस में नहीं बता रहा तो फिर माना जाएगा कि ये पार्टनर है, ठीक है। और अगर वो रहना पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता तब उसे पब्लिक नोटिस में ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ए माइनर मस्ट गिव पब्लिक नोटिस व्हेन ही डिसाइड्स नॉट टू कंटिन्यू इन द फर्म। पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि अब वो फर्म में नहीं रहना चाहता है ना। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, पब्लिक नोटिस वो देगा। नहीं दिया तो फिर माना जाएगा कि ये पार्टनर जो है फर्म का पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है। अब ये थे पब्लिक नोटिस सब, आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ इफ़ेक्ट्स देखे जाएंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये कुछ सेक्शंस हैं बस, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है तो क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो पहला आता है आपका सेक्शन 45। क्या सेक्शन बोलता क्या ये, कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी टिल द डेट ऑफ गिविंग नोटिस, है ना। जब तक नोटिस नहीं दिया जा रहा, पब्लिक नोटिस नहीं दिया जा रहा है, तब तक फर्म की लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। और जैसे ही पब्लिक नोटिस दे दिया, फर्म की लायबिलिटी एंड हो जाती है ना। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये वही चीज़ है। कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं, यानी वो केस जहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो हो रहा है, तो बिना पब्लिक नोटिस के भी लायबिलिटी एंड हो जाएगी। ये कुछ एक्सेप्शंस है। तो पहला है एन इंसॉल्वेंट पार्टनर। पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो पब्लिक नोटिस की ज़रूरत नहीं है, डिसोल्यूशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लायबिलिटी एंड मानी जाएगी। दूसरा, स्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। कोई पार्टनर मर गया तो वहाँ पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, लायबिलिटी एंड हो गई। और डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर कौन होता है, वो याद करो, शुरुआत में ही बताया था। डोरमेंट पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर है जो छिपा हुआ है। स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर जो छिपा हुआ है ना। तो वो पार्टनर जो स्लीपिंग पार्टनर है वो डोरमेंट है, और उसके बारे में तो पब्लिक जानती भी नहीं है, तो पब्लिक नोटिस देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, चुपचाप लायबिलिटी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 45। इसके बाद अगला सेक्शन अगला सेक्शन 46। 46 क्या बोलता है, टू अकाउंट फॉर ऑल प्रॉफिट जनरेटेड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो डिसोल्यूशन के बाद डिसोल्यूशन के बाद और वाइंडिंग अप से पहले, डिसोल्यूशन के बाद और वाइंडिंग अप से पहले क्या करना होगा, जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को तुम्हें क्या करना है, अकाउंट करना है, रिकॉर्ड करके दिखाना है डिसोल्यूशन के बाद। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आज सोचा डिसोल्यूशन और आज ही बंद हो गया, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे बंद होता है। अभी सेक्शन 47 में बताएंगे ये। फर्म
कि और जितने अपने काम होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चल रहे हैं पुराने, उन्हें ख़त्म करना होता है फर्म को। बिना ख़त्म किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, डिसोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो जो ये डिसोल्यूशन हो रहा है इस बीच में टाइम लग जाता है, और वाइंडिंग अप पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो सकता है। तो इस बीच में प्रॉफिट अगर कुछ कमाया तो उसे रिकॉर्ड करना है। ऑल प्रॉफिट्स जनरेटेड आफ्टर डिसोल्यूशन बट बिफोर वाइंडिंग अप मस्ट बी अकाउंटेड। ये वाइंडिंग अप का मतलब क्या है? वाइंडिंग अप का मतलब एकदम शटर लग जाना। क्या है? शटर लग गया, बंद हो गया अब। तो इस बीच डिसोल्यूशन के बाद और वाइंडिंग अप से पहले अगर कोई प्रॉफिट कमाया है तो उसे रिकॉर्ड करना होगा। ये सेक्शन 46 बताता है ना। इस एग्जांपल से भी देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये वो डेट है जिस दिन डिसोल्यूशन शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये वो डेट है जिस दिन वाइंडिंग अप हो रहा है। मतलब कि 1 महीना लग गया फर्म को अपना सारा हिसाब किताब बंद करने में। तो सारे अकाउंट तो बंद हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन हुई हो जिनसे प्रॉफिट हो गया हो, तो वो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद 30 सितंबर 2024 शटर बंद, दुकान बंद, अब अपने अपने घर चले गए सारे पार्टनर। हो गया, यह है सेक्शन 46। अब आते हैं सेक्शन 47 पर। सेक्शन 47 जो कि आपका एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 47 टू कैरी ऑन अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, है ना। यही बताया था अभी कि जो भी ट्रांजैक्शन फिनिश नहीं हुआ है उन्हें फिनिश करना पार्टनर की ड्यूटी है। पार्टनर की ड्यूटी है, फर्म की ड्यूटी नहीं है। तो ये फर्म की ही ड्यूटी है। अब फर्म में काम करने वाले तो पार्टनर ही है ना, इसलिए बोला जाता है कि ये पार्टनर की ड्यूटी है, ठीक है। ओके, नंबर 4, ठीक है। ये सेक्शन 47 में नहीं है, ये अलग है। टू इन्फोर्स वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन का मतलब है वाइंडिंग अप को इन्फोर्स करना, बल देना, जोर लगाना कि अब वाइंड अप हो जा, वाइंड अप हो जा, वाइंड अप हो जा, ठीक है। और टू रिटर्न द प्रीमियम in the case of premature dissolution of partnership made for फिक्स्ड टाइम पीरियड। ये वाइंडिंग अप का हो गया। डिसोल्यूशन जो है वो इन्फोर्स करता है वाइंडिंग अप को। डिसोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब अब वो पूरी ताकत लगा रहा है कि फर्म को बंद कर देना है। अगला इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? टू रिटर्न द प्रीमियम इन द केस ऑफ प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मेड फॉर फिक्स्ड टाइम पीरियड। एक ऐसी पार्टनरशिप जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई थी, ठीक है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनी है। और ऐसे केस में यानी कि एक तरह से यूँ समझो ना कि वो टाइम पीरियड अगर आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, कुछ टाइम है, अभी डिसोल्यूशन वाला डेट आने में कुछ टाइम बाकी है, तो भी हम कहेंगे ना कि वो प्री मेच्योर डिसोल्यूशन है। पहले से ही डिसाइडेड है कि इस दिन ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और ऐसे में अगर हम किसी पार्टनर से प्रीमियम ले रहे हैं
गुडविल ले रहे हैं, मतलब फर्म ने किसी एडमिटेड पार्टनर से, नए पार्टनर से एडमिट कर लिया उसे और उससे प्रीमियम ले लिया है, गुडविल ले ली, गुडविल का पैसा लिया जाता है ना, याद आया? याद है गुडविल मिलता है। हाँ, तो गुडविल का पैसा ले लिया है और किस लिए लिया है? तो उस फर्म में एडमिट होने के लिए फर्म ने पैसा लिया है जो कुछ दिनों बाद डिसॉल्व होने वाली है ना, पहले से ही डिसाइडेड है कि इस दिन डिसॉल्व हो जाएगा, फिर भी गुडविल का पैसा ले लिया, प्रीमियम का पैसा ले लिया। तो फर्म की ड्यूटी बनती है, फर्म की ड्यूटी बनती है कि ये उस पैसे को क्या कर दे, रिटर्न कर दे। क्लियर हुआ? कुछ केस ऐसे आ सकते हैं, कुछ केस ऐसे आ सकते हैं जहां हम ये देखते हैं कि फर्म को प्रीमियम का पैसा वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं है ना, नो नीड टू रिटर्न प्रीमियम। क्लियर हो गया? क्या है वो केस? तो ये देखो, ये कुछ केस हमारे सामने दिख रहे हैं। पहला केस कि अगर डेथ ऑफ पार्टनर हो जाए, फर्म डिसॉल्व हो रही है ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर और डेट से पहले ही, जो डेट डिसाइडेड है उस डेट से पहले ही किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है और फर्म डिसॉल्व हो गई, तो प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि वो जो पार्टनर आया था, नया पार्टनर, वो किसी मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व था, गलत काम कर बैठा कुछ, तो ऑब्वियसली फर्म तो डिसॉल्व होगी लेकिन उसको उसका प्रीमियम का पैसा नहीं लौटाया जाएगा। दूसरी बात समझ में आ गई? तीसरी बात, देयर इज एग्रीमेंट अमंग पार्टनर है नॉट टू रिटर्न द प्रीमियम। पार्टनर के साथ फर्म ने पहले ही क्या कर दिया है, एग्रीमेंट बना लिया है कि हम आपका प्रीमियम वापस नहीं करेंगे इन फ्यूचर। क्लियर हो? तो ये थे पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सारे जितने भी सेक्शंस थे सारे निपटा दिए। आज आपका पार्टनरशिप एक्ट पूरा ख़त्म होता है। कल से, मतलब अगली क्लास से जब भी होगी, नया दौर, नया एक्ट, नया सब शुरू करेंगे। एलएलपी नहीं, एलएलपी वो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।